ट्रंप टैरिफ, बढ़ती तेल की कीमतें और बढ़ते सरकारी घाटे। हर कोई 2025 में महंगाई के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है कि महंगाई वापस आ रही है। मुझे नहीं लगता कि यह महंगाई की कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई है। मैं अगले साल उपभोक्ता कीमतों के बारे में अपनी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं और बताऊंगा कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरी राय कैसे बदली है। मैं इसे आपको 3 सरल तेज चरणों में समझाने हूं। चरण नंबर 1, आइए मनी सप्लाई पर चर्चा करते हैं। ये एक चार्ट है जो 1985 से लेकर आज की तारीख तक जाता है। बाईं ओर हम 0 ट्रिलियन से लेकर 24 ट्रिलियन तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सही, देवियों और सज्जनों, यह अमेरिका में M2 मनी सप्लाई है। तो साधारण शब्दों में यह सभी मुद्रा इकाइयों का एक अनुमानित कुल है जो गैर बैंक संस्थाओं के पास उपलब्ध है वस्तुओं और सेवाओं का पीछा करने के लिए बाहर जाना। तो आप देख सकते हैं कि यह कीमतों के ऊपर और नीचे जाने में एक महत्वपूर्ण घटक क्यों है। तो 1985 में वापस जाएं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में M2 मुद्रा आपूर्ति एक विचित्र 2-3 ट्रिलियन कहिए, लगभग एक छोटी सी प्यारी संख्या थी, जैसे एक बच्चे का M2। और फिर आप लोग वहां से कहानी जानते हैं, हम ऊपर 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 जाते हैं और हमें यह गुणात्मक वक्र मिलता है। GFC पे पहुंचते ही यह सपाट हो जाता है क्योंकि बहुत कम पैसे का निर्माण हो रहा था, क्योंकि बैंक मुद्रा इकाइयों को अस्तित्व में लाने के लिए उधार नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे स्पष्ट कारणों से जोखिम से बच रहे थे। लेकिन फिर मनी सप्लाई बढ़ जाती है और फिर हम सर्वेक्षण बीमारी का सामना करते हैं। आप लोग जानते हैं यह वास्तव में पैराबोलिक हो जाता है इस बिंदु तक कि हम लगभग 2022 में पहुंचते हैं जहां हम बस कहिए 23 ट्रिलियन से थोड़ा ही कम। अब जो बात दिलचस्प है वह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है जहां हम वास्तव में इस संख्या में गिरावट देख रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमने 1930 के दशक के बाद से नहीं देखा। तो यह मेरी भविष्यवाणी में कैसे कारक बनता है? फिर से यहां कोई निश्चितताएं नहीं है, केवल संभावनाएं हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सभी की पसंदीदा मूडी उस मिलेनियल के पास जाना होगा जिसकी बाल नीले हैं। क्योंकि जो भी आप करें, मूडी के पसंदीदा सर्वनामों के साथ मत खेलिए। लेकिन मूडी के पास एक अतिरिक्त समस्या है इसके अलावा उनके पसंदीदा सर्वनाम, और ये डोनाल्ड ट्रंप है। मुझे यकीन है कि मूडी के लिए इस धरती पर सबसे पसंदीदा व्यक्ति तो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं अमेरिका को फिर से महान कैसे बनाऊंगा। मैं कर बढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि इससे काम बनेगा। तो चीन से आने वाली हर चीज के लिए चलिए मान लेते हैं कि ट्रंप 100% टैरिफ लगाते हैं, बस गणना को आसान रखने के लिए। तो ये सामान जो वॉलमार्ट जा रहा था उसकी कीमत 450 थी, लेकिन अब इसकी कीमत 9 और है। तो वॉलमार्ट को मूडी से 10 और चार्ज करना होगा। फिर से उन्हें यहां फैलाव बनाना है जिसे लाभ कहा जाता है। तो समस्या यह है कि मूडी महीने में $100 कमाते हैं। मान लीजिए बस गणना को आसान रखें और 90 और खर्चों में चले जाते हैं निश्चित लागत। ठीक है, ये $10 छोड़ता है। बचा हुआ अब 6 वॉलमार्ट जा रहा था ताकि मूडी अन्य चीजें खरीद सकें जो उनकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, और इसलिए महीने के अंत में उनके पास खर्च करने के लिए 4 और बचे। ऐसे काम करने, फिल्मों में जाना, एक और अच्छा या सेवा इस मामले में अमेरिका में बेचा गया, यह निश्चित रूप से प्रभाव डालता है अर्थव्यवस्था। तो अगर मूडी को अब वॉलमार्ट को $10 देने पड़ते हैं बजाय $6 के, तो इसका मतलब है कि उनके पास खर्च करने के लिए कोई बचा हुआ पैसा नहीं है फिल्मों में जाने के लिए। तो यह बिल्कुल सच है कि यहां कीमतें ही बढ़ती हैं, लेकिन वहां शायद वे कम हो जाएंगी, क्योंकि मूडी जो कर रहा है वह बस पीटर को लूटकर पॉल को भुगतान कर रहा है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, जॉर्ज मैं समझ गया, लेकिन इससे क्या संबंध ही है? खैर, मुझे खुशी है कि आपने पूछा। चलो वापस चलते हैं और मान लेते हैं कि 2025 में पैसे की आपूर्ति की वृद्धि 2021 की तरह दिखती है। ठीक है, आपके पास अर्थव्यवस्था में इतनी सारी मुद्रा इकाइयां आ रही होंगी, नियोक्ता अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम होंगे और नियोक्ता भी वे अपने कर्मचारियों को अधिक भुगतान करने में सक्षम होंगे।
तो मान लीजिए कि मूडी का नियोक्ता उन्हें भुगतान करने में सक्षम है, उन्हें अतिरिक्त फोर, ठीक है, तो अब वे अभी भी, खैर मान लीजिए कि उन्हें अतिरिक्त 5,000 देने पड़ेंगे क्योंकि एएमसी भी अपनी कीमतें बढ़ा रहा होगा, तो उनकी खरीदने की शक्ति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। यह सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं, उपभोक्ता सेवाओं और वेतन का स्तर है जो सभी एक ही स्तर पर बढ़ गए हैं क्योंकि आपके पास बस अधिक मुद्रा इकाइयां हैं। तो अगर पैसे की आपूर्ति वास्तव में कम है या स्थिर है, तो यह हमें फिर से उस परिदृश्य में ले जाता है जिसे हमने अभी रेखांकित किया, जहां होना बहुत मुश्किल है उपभोक्ता कीमतों का फिर से तेज होना, जिसका मतलब है कि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो चलो हम सीपीआई का एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हैं। मुझे पता है कि यह सटीक नहीं है, हम इसे एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। महंगाई के फिर से तेज होने पर वह सीपीआई 3 से 5, फिर 9, फिर 15 तक जाएगा। जैसे अगर सीपीआई 3 पर बना रहता है तो हां, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन वे तेज नहीं हो रही हैं। वे तेजी से और तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। संख्या कम होने पर हम एक पुराने परिदृश्य में पहुंच सकते हैं। भले ही टैरिफ हों और वॉलमार्ट में कीमतें बढ़ें, अन्य जगहों पर कीमतें इतनी गिर सकती हैं कि कुल मिलाकर डिसइंफ्लेशन या डिफ्लेशन हो सकता है। जहां भले ही आपके पास टैरिफ हों और वॉलमार्ट में कीमतें बढ़ रही हों, लेकिन अन्य जगहों पर कीमतें इतनी महत्वपूर्ण मात्रा में गिर रही हैं कि कुल मिलाकर आपके पास वास्तव में और अधिक डिसइंफ्लेशन है, अगर पूरी तरह से डिफ्लेशन नहीं है। अब चलिए इस दृष्टिकोण से तेल और घाटों पर नजर डालते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर तेल की कीमत $100 से $120 या $150 तक जाती है, तो यह उपभोक्ता कीमतों में महत्वपूर्ण महंगाई या यहां तक कि उपभोक्ता कीमतों के फिर से तेज होने का कारण बनेगा। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि जो गतिशीलता हमने पहले बात की थी वह यहां लागू होती है। अगर आप सबूत चाहते हैं तो चलिए हम तेल का एक चार्ट दिखाते हैं और चलिए इसे अमेरिका में सीपीआई से तुलना करते हैं। तेल की आखिरी बार तेजी से बढ़ने का समय वैश्विक वित्तीय संकट के आसपास था। क्या इससे महंगाई हुई? नहीं, यह वास्तव में इसके विपरीत हुआ। इससे 2009 में डिफ्लेशन हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी कार में गैस के लिए इतना भुगतान करना पड़ रहा था कि वे अपने बंधक का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, जो वैश्विक वित्तीय संकट में योगदान दिया। यह कारण नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसने समस्या को और बढ़ा दिया। तो घाटों के बारे में क्या? सिर्फ इसलिए कि सरकार पैसे को एक नशे में धुत नाविक की तरह खर्च कर रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुद्रा आपूर्ति बढ़ा रहे हैं। इसमें फेड शामिल होगा और अभी फेड सहयोग नहीं कर रहा है। इस पर और जानकारी चरण नंबर 2 में। लेकिन जब तक फेड, मान लीजिए, मात्रात्मक सहजता नहीं कर रहा है, तब तक जो ट्रेजरर इस मामले में जेनेट येलेन कर रही हैं, वह बस सरकार का कर्ज बेच रही है। तो वह मुद्रा को परिसंचरण से निकाल रही है और फिर उसे सीधे परिसंचरण में वापस डाल रही है। अतः शुद्ध शेष राशि में कोई परिवर्तन नहीं है इस माप में। चरण नंबर 2। अब चलिए देखते हैं कि फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, साथ ही बैंकरों के साथ, जो अधिकांश मुद्रा इकाइयों को उधार देकर अस्तित्व में लाते हैं। हम पहले ही M2 मुद्रा आपूर्ति का एक चार्ट देख चुके हैं, हम यहां आगे पीछे जाने वाले हैं। इस चरण के लिए मैं फेड के बैलेंस शीट से शुरू करना चाहता हूं। तो हम देखते हैं कि यह 2022 में लगभग $9 ट्रिलियन पर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और आज हम 6.8 तक पहुंच गए हैं। अब यानी एक बड़ा गिरावट है। तो यह वास्तव में इसका प्रभाव है कि हम चरण नंबर 1 में किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे समझाऊं, चलिए कुछ चार्ट्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, जहां तक वे कितने आर्ण उत्पन्न कर रहे हैं जो मुद्रा इकाइयां बनाएंगे। यह इन मुद्रा इकाइयों को बनाएगा जो वस्तुओं और सेवाओं का पीछा करेंगी, जो स्पष्ट रूप से उपभोक्ता कीमतों पर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगी। तो अगर हम इसे आरणों और ना पट्टों के दृष्टिकोण से देखें, हम देख सकते हैं कि 2022 से यह सकारात्मक है, बिल्कुल बढ़ रहा है। अब यह थोड़ा सा समतल हो रहा है। मैं कहूंगा कि यह
प्रवृत्ति से नीचे है, खासकर अगर आप जीएफसी से पहले के समय में जाएं, जब पूरा मौद्रिक प्रणाली आज की तरह टूटी हुई नहीं थी। लेकिन निश्चित रूप से प्रवृत्ति से नीचे है, लेकिन फिर भी यह है एक शुद्ध सकारात्मक। आज आर्न और पट्टे पहले से अधिक हैं 2 साल पहले। तो यहां आप अपने सिर को खुजाने लगते हैं और कहते हैं हां ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? M2 मुद्रा आपूर्ति कैसे घट रही है? अगर आरण और पट्टे बैंक क्रेडिट की मात्रा, इसलिए उन मुद्रा इकाइयों की संख्या जो बैंकों द्वारा बनाई जा रही हैं, वास्तव में बढ़ रही है। लेकिन यह केवल आड़ों और पट्टों तक ही सीमित नहीं है। आइए कुल बैंक क्रेडिट पर नजर डालते हैं। हम देख सकते हैं कि यह चापलूसी, यह इतना बड़ा बढ़ावा नहीं है, लेकिन यह थोड़ा सकारात्मक है। तो हम अब 18 ट्रिलियन पर हैं। चलो इसे 17.2 कहते हैं, या 2022 में 3। तो मैं जो बात समझाना चाहता हूं वह यह है कि फेड द्वारा मात्रात्मक कसावट करना मुख्य कारण है कि हम कम मुद्रा इकाइयां देख रहे हैं। आज हम 2022 की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि अगर फेड द्वारा मात्रात्मक कसावट नहीं की जा रही होती तो हम बैंकिंग सिस्टम के भीतर हो रही गतिविधियों के आधार पर अधिक मुद्रा इकाइयां देख पाते। आप में से बहुत से लोग शायद पूछ रहे होंगे, ठीक है जॉर्ज, तो मात्रात्मक कसावट वास्तव में M2 पर कैसे प्रभाव डालती है? और हम इसमें शामिल होने जा रहे हैं, साथ ही मेरी भविष्यवाणी के साथ। 2025 में उपभोक्ता कीमतों के साथ क्या होने वाला है, इस पर अभी। चरण संख्या 3। अब आइए फेड पर नजर डालते हैं कि वे मुद्रास्फीति, अवमुद्रास्फीति, अपस्फीति को कैसे प्रभावित करते हैं। और जैसा कि हमने अभी कहा, 2025 के लिए मेरी भविष्यवाणी क्या है। चलो शुरू करते हैं। यहां जेरोम पॉवेल और फेडरल रिजर्व के साथ उनकी बैलेंस शीट के बारे में। तो जेरोम पॉवेल के पास संपत्तियां और देनदारियां हैं। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं अभी उसके पास सिर्फ एक संपत्ति और एक देनदारी है। संपत्ति एक ट्रेजरी होगी, देनदारी एक बैंक रिजर्व होगी, और चलो मान लेते हैं कि दोनों की कीमत $100 है। तो जो दिलचस्प है, यह ट्रेजरी आज परिपक्व हो रही है। ठीक, अब जब हम बात कर रहे हैं तो जैनेट येलेन को, जेरोम पॉवेल को वह मूलधन चुकाना होगा। तो जेरोम पॉवेल थोड़े परेशान हो रहे हैं। वह अपनी घड़ी देख रहा है। वह कह रहा है, अरे ये तो पहले से ही लंच का समय है और मुझे अभी तक भुगतान नहीं मिला। तो हे हॉबिट, $100 जल्दी भेज दो ऊपर। मुझे जैनेट येलेन पर कठोर होना पसंद नहीं है, लेकिन वह सच में ऐसा लगती है जैसे वह मिडिल अर्थ से हो सकती है। खैर, हम इसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वीडियो के लिए बचा लेंगे। लेकिन जैनेट येलेन कहती हैं, ओ मेरे भगवान, ये सच है। मैं जेरोम पॉवेल को $100 देता हूं। मैं क्या करूं? तो मुझे ये एक गैर बैंक इकाई से प्राप्त करना होगा, मान लेते हैं। तो मैं या तो औसत जो को कर लगाऊंगा, या मैं उसे एक ट्रेजरी बेचूंगा। निष्कर्ष अभी भी बिल्कुल वही है, और यही है कि वहां है जो कि खाते से $100 निकलते हैं। या बेहतर कहा जाए तो यदि वह कर चुकाता है या हॉबिट से एक ट्रेजरी खरीदता है तो उसके खाते का बैलेंस 100 से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस शीट की ओर ले जाता है। और इससे पहले कि हम इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी से समझें, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम एक महत्वपूर्ण बात को समझें। मैं चाबी यहां रखता हूं। यह बैंक रिजर्व जैनेट येलेन के चेकिंग खाते में, जिसे टीजीए कहा जाता है, ट्रेजरी जनरल अकाउंट, यह जेरोम पॉवेल के लिए एक देनदारी है, लेकिन यह जैनेट येलेन के लिए एक संपत्ति है। ठीक इसी तरह जो कि खाते में $100 जो के लिए एक परिसंपत्ति है, लेकिन यह उसके बैंक के लिए एक देनदारी है। मान लेते हैं कि यह वेल्स फार्गो है। तो जब जो ट्रेजरी खरीदने या कर चुकाने जाता है तो उसके खाते का बैलेंस कम हो जाता है।
$100। और जब जैनेट येलन जेरोम पॉवेल को भुगतान करती हैं, उसका खाता बैलेंस कम हो जाता है। $100। अब क्या जेरोम पॉवेल बढ़ाते हैं? क्या वह अपनी बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष को $100 से बढ़ाते हैं? नहीं, वो बस अपनी देनदारियों को कम कर देता है। वे बैंक रिजर्व चला जाएगा। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, ट्रेजरी अब वहां नहीं है क्योंकि यह बस परिपक्व हो गया ही, और हॉबिट ने जेरोम पॉवेल का कर्ज चुका दिया। जो हमने अभी बताया वह प्रक्रिया थी, मात्रात्मक कसावट। और यह ध्यान में रखना चाहिए, M2 मनी सप्लाई, वास्तविक अर्थव्यवस्था में चलने वाली मुद्रा इकाइयों की संख्या बस कम हो गई। 100 अन्य चीजें समान रहने पर $100 से, अरे एक मिनट, यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक त्वरित दृश्य देना चाहता हूं ताकि हम सभी एक ही पृष्ठ पर हों। जब आप एक बैंक को भुगतान करते हैं, आप उन्हें एक संपत्ति नहीं दे रहे हैं, वे बस एक देनदारी को कम कर रहे हैं। तो चाहे यह प्रक्रिया फेड से जुड़ी हो या सिर्फ आप गैर बैंक इकाई और बैंक ऑफ अमेरिका से, यह अभी भी बिल्कुल वही है। तो मान लीजिए कि आप अपने बैंक के लिए कर्जदार हैं, संडर एक बंधक भुगतान, ठीक है, बढ़िया। तो आप ये 100 लेते हैं और इसे अपने बैंक को दे देते हैं। अब आपके बैंक के पास है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक बस आगे बढ़ते हैं और ओ मेरे भगवान, ये 100, ये तो अद्भुत है, मैं बस इसे अपनी जेब में रख देता हूं और अब मेरे पास एक अतिरिक्त $100 का संपत्ति है। ये नहीं होता। आप यहां अपने खाते से वो $100 निकालते हैं, आप इसे बैंक को देते हैं, और वे क्या करते हैं? वे इस $100 को लेते हैं और वे बूम से कचरे में फेंक देते हैं। दूसरे शब्दों में, आप बैंक को एक संपत्ति का भुगतान नहीं कर रहे हैं, वे बस अपने बैलेंस शीट के देनदारी पक्ष को कम कर रहे हैं। आप बैंक को कैसे भुगतान करते हैं? एक संपत्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि उनके बैलेंस शीट के देनदारी पक्ष को कम करके। बहुत 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 महत्वपूर्ण। अब चलिए हम विषय पर वापस आते हैं, और मैं आपको 2025 में महंगाई के लिए मेरी भविष्यवाणी दे रहा हूं। तो मैं सोचता हूं कि 2025 में क्या होने वाला है। फिर से कोई निश्चितताएं नहीं, केवल संभावनाएं। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले चर्चा की, अभी हम लैंडिंग को सकारात्मक देख रहे हैं। इस हरे तीर द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन QT लाल तीर नीचे जा रहा है, जिसका मतलब है कि कुल मिलाकर M2 लगभग स्थिर है। तो अगर हम QT को खत्म कर दें, मान लीजिए कि फेड ने अपने बैलेंस शीट के आकार को कम करने पर रोक लगा दी, और यहीं पर मेरी राय थोड़ी बदल गई है। हम M2 को देखेंगे, बैंक लैंडिंग के साथ बढ़ सकता है, जो महंगाई के लिए एक सहायक हो सकता है। लेकिन यह वास्तव में मेरा आधार मामला नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फेड मात्रात्मक कसावट पर विराम लगाता है, तो यह इसलिए होगा क्योंकि वे मात्रात्मक सहजता करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बैलेंस शीट पर बहुत ज्यादा विराम बटन है, कम से कम बहुत लंबे समय तक नहीं। तो आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे, तो जॉर्ज, ये तो कमरे में हाथी है, फेड QE करने वाला है और हमें उपभोक्ता मूल्य महंगाई में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी, बिल्कुल 1970 के दशक की तरह। इतना जल्दी नहीं, क्योंकि हमें याद रखना होगा, अगर फेड आर्थिक मंदी या संकुचन के परिणाम स्वरूप मात्रात्मक सहजता करता है, तो बैंक क्या करने वाले हैं? तो आप क्या कर रहे हो? अगर आपके पास एक बैंक होता, तो क्या आप ज्यादा लैंडिंग करते या कम? वे कम उधार देंगे, और मुझे लगता है कि यह उस वृद्धि को संतुलित करता है जो हम मात्रात्मक सहजता के माध्यम से देख सकते हैं, जो हमें फिर से उस M2 मनी सप्लाई के स्थिर होने की स्थिति में ले जाता है। अब अगर हमें एक और आपूर्ति झटका मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, चलो बस कहते हैं कि टैरिफ के कारण, और अगर हमारे पास विशाल सरकारी वित्तीय सहायता होती है, जो कि संभवतः होगी, जिससे गति बढ़ेगी,
तो यह निश्चित रूप से महंगाई के लिए एक सहायक होगा। और मुझे यह विश्लेषण बदलना होगा कि कैसे मनी सप्लाई महंगाई को प्रभावित करती है, ताकि इन अन्य चर को भी शामिल किया जा सके। लेकिन चिंता मत करो, ये कोई बहाना नहीं है। मैं आपको यहां कुछ सटीक आंकड़े देने वाला हूं। मुझे लगता है कि महंगाई और हम जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन हम बस इसे एक प्रॉक्सी उपयोग कर रहे हैं। 2025 में यह 2% से 4% के बीच होगा और 4% जब तक हमें एक मंदी मिलती है, जो कि बहुत संभव है। और फिर मैं कहूंगा कि 2025 में महंगाई 2% से कम हो सकती है, नकारात्मक भी। संभवतः नकारात्मक भी, जैसे कि हमने 2009 की दूसरी या तीसरी तिमाही में देखा। यह इस पर निर्भर करता है कि आर्थिक संकुचन कितना बुरा होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं अभी जैसी है और अगर सरकारी घाटे का खर्च अभी जहां है वहां बना रहता है, चलो बस कहते हैं 6% 7% जीडीपी का, मैं कहूंगा कि बिना मंदी के हम 2025 के लिए सीपीआई पर 2% से 4% के बीच देख रहे होंगे। हे दोस्तों, मैं आप में से हर एक को मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ समय बिताने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह बहुत जल्द आने वाला है और मैं एक मुफ्त वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। अपने कुछ अच्छे दोस्तों से बात कर रहा हूं कि वे 2025 में क्या होने वाला है, इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं रियल एस्टेट के बारे में केनी मैकेलरॉय से बात करने वाला हूं, ब्रेंट जॉनसन से वैश्विक मैक्रो और डॉलर के बारे में, और जोसेफ वांग से उन चीजों के बारे में जिनके बारे में हमने यहां बात की। मुझे यकीन है कि हम जेरोम पॉवेल और खुद हॉबिट का जिक्र करेंगे। और मैं क्रिस मैकिन्टॉश से बात करने वाला हूं, कमोडिटीज और जो वह देखता है वे अगले वर्ष में सबसे बड़े निवेश के अवसर हैं। तो ये कुछ ऐसा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आप georgegammon.com पर साइन अप कर सकते हैं /जन्मदिन। आप बस अपना ईमेल डालें, हम आपको लिंक भेजेंगे ताकि आप लाइव स्ट्रीम में शामिल हो सकें। और अगर आप लाइव शामिल नहीं हो सकते तो चिंता मत करो, वह लिंक आपको पुनरावलोकन तक पहुंच प्रदान करेगा। तो सुनिश्चित करें कि आप georgegammon.com पर जाएं /जन्मदिन। अभी इस अद्भुत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए पंजीकरण कराने के लिए, और मैं आपको अपने जन्मदिन पर मिलूंगा